हाँ जी, हमने जो था अब तक बेसिक नॉलेज ली है। हमारे जो रिसोर्स ज्योग्राफी जो हमारा पेपर है, जो फर्स्ट पेपर आपके सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी का, उसकी हमने एक बेसिक नॉलेज ली अब तक। बेसिक नॉलेज में क्या था कि हमने संसाधनों के बारे में जाना कि एक्चुअल में कि रिसोर्सेज होते क्या है, उनका जो क्लासिफिकेशन कैसे किया हमने वो भी पढ़ा। ठीक है, उनकी नेचर, उनका स्कोप, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया, फिर हमने फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा। देखिए, हम इसमें सारे रिसोर्सेज जो भी हमारी नेचर के अंदर रिसोर्सेज आते हैं, उन रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। तो रिसोर्सेज की बात करने में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो की थी हमने हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संसाधनों की बात की थी। उन वन संसाधनों से हमें ये पता लगा कि साहब कौन कौन से वन और कौन कौन सी जो घास फूस है वो कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। हम पूरे अर्थ की, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ये किस किस तरीके से कहाँ कहाँ फैली हुई है, और हम उसकी किस तरीके से उसकी चर्चा करते हैं, वो सारा हमने देखा। मैप भी देखे कि साहब उनकी लोकेशन देखी थी हमने, तो उससे हमें समझने में आसानी रही। तो ये तो हमारा था फॉरेस्ट रिसोर्स, वन संसाधन की हमने बात की थी। अब उसके अगला स्टेप बढ़ते हैं हम, हमारा आएगा वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन। देखिए, पृथ्वी जो है लगभग 70% जो है जल से घिरी हुई है। हम नॉर्मली बात करें तो 70% इस पर जल की मात्रा है और 30% इस पर स्थल की मात्रा है। ठीक है, तो उस चीज का हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है जल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जल संसाधन की जो बात करते हैं तो देखिए कि वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन हमारी नेचर में है, उसकी हम जो बात करते हैं तो वो वेजिटेशन को जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और जल ही एक ऐसी चीज है, देखिए अर्थ पर अगर ये दो चीज नहीं हो तो जीवन संभव नहीं है। एक तो हम एयर की बात करें, एक जल की बात करें। इन दोनों, जब ये स्टार्टिंग में ये दोनों बने उसके बाद ही जो हम बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर जीवन संभव हुआ। यानी कि छोटी छोटी जीवों का उद्भव हुआ, पहले एक कोशिकीय, फिर उससे कोशिकाएं बढ़ती गई, जीवों की संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे बहुकोशिकीय जीव बने उसके अंदर फिर बड़े बड़े जीव बने, और आखिर में फिर मानव का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें एक प्रक्रिया के तहत हुई कि पृथ्वी पर जैसे शुरू में जब सूर्य से अलग हुई तो आपका गोला थी, धीरे जब जब उससे अलग हुई तो धीरे धीरे जब ठंडी होती गई, तो ये प्रोसेस के तहत सारी सारी क्रियाएं हुई। अब हम जलमंडल की बात करते हैं साहब, इसमें जो हम जल संसाधन की रिसोर्स की बात करते हैं, वाटर रिसोर्स की, वो वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि साहब अगर हम ओशन को काउंट करते हैं तो 5 बड़े ओशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड पे। तो जो 5 ओशंस है उनमें लगभग 70% जो है जल समाहित है। ये गहरे गड्ढे हैं, ये सारे ओशन, उनमें पानी भरा हुआ है मीथेन गैस की वजह से। उसमें हमने आपने महासागरों की बात की थी, 5 बड़े महासागरों की बात भी की थी कि सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर है, उसके बाद जो अंटार्कटिका महासागर, और लास्ट में जो हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर। ये 5 बड़े महासागरों की जो है हमने बात की थी। ठीक है, तो अब इन 5 बड़े महासागरों के अलावा भी अर्थ के ऊपर जो पानी मौजूद है, उन छोटे छोटे हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, जो रिसोर्सेज, जैसे हम बात करेंगे साहब नदियाँ, जो स्थलखंड की बात करते हैं हम, जो हमारा लैंड है, भूमि है, उसकी बात करते हैं, उस पर नदियाँ बहती हैं, तो नदियों की हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर में हम झीलों की बात करेंगे कि झीलें कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में है। ठीक है, उसके बाद हम नहरों की बात करेंगे, या हम नलकूप, जो हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह है जो अर्थ के अंदर खोदे गए हैं, वो कहाँ कहाँ है और कितने कितने हैं। तो ये सारा क्या है, हमारे पास सोर्सेज है कि पानी कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर आपके इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आप लगभग 99% उन चीज़ों को पढ़ लेंगे जो आपको मैपिंग में हेल्प करेगी। जैसे मैं बात करता हूँ ओशंस, आपको पता है 5 ओशंस, आप मैप में इंडिकेट कीजिएगा, आपको सब आ जाएगा, पता लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम नदियों की बात करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी ये नदियां हैं मैं उनकी लोकेशन बता दूंगा, उनके नाम बताऊंगा, आपको मैपिंग में वो भरने हैं सारे के सारे। और ये जो हमारा जो पीडीएफ है नोट्स का, इस पीडीएफ के अलावा भी मैं इस चैप्टर का मैपिंग का आपकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा कि साहब ये नहरें, ये नदियां यहाँ है। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करेगी। तो इस चैप्टर में आपको ये बहुत सारी चीजें जो है
बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करने वाली है कि नहरें, नदियां, खाड़ियां, सागर ये कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन में है। तो हम अब बात करते हैं जल संसाधन की। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं चैप्टर, लेकिन लोकेशन वाइज अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो आपको सुनने देखने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं सुनी। देखिए वर्ल्ड, अगर हम केवल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो हम आसानी से कवर कर सकते थे, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की नदियों की, नहरों की, ओशंस की, हम सी की, सागरों की, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। लेकिन पहले इस चीज़ पर जाने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर जो जल संसाधन है वो है क्या। ऐसा नहीं कि साहब जल संसाधन अर्थ पर आया और हमने उसका उपयोग किया, तो जल संसाधन बना कैसे। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो मीथेन गैस का इसके चारों तरफ आवरण था। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर बना, वायुमंडल बना, उसमें मीथेन गैस ज्यादातर मात्रा में थी। तो उस मीथेन गैस के संघनित होने से, ठीक है, संघनित होने से क्या बना आपके, ये जो पानी था ये आपके इसके अंदर जो गहरे गहरे गड्ढे थे पृथ्वी के ऊपर। देखिए पृथ्वी गर्म थी, गर्म से फिर जैसे जैसे वो सिकुड़ी, तो सिकुड़ने के फलस्वरूप, सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके अंदर कुछ भाग तो उभर गए, ऊपर उठ गए, और कुछ भाग जो है नीचे बैठ गए, यानी कि गड्ढे बन गए। तो ठीक है, तो ये जो मीथेन गैस थी, इस मीथेन गैस के पानी में संघनित होने की वजह से जो गड्ढे थे उन गड्ढों में तो पानी जमा हो गया। वो जो ऊपर उठे भाग थे, वो ऊपर उठे भाग क्या कहलाए, वो ऊपर उठे हुए भाग जो महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहलाए। अब ऐसा नहीं कि साहब ऊपर उठे भागों में केवल समतल संरचना थी, वहां पर कुछ जगह पर माउंटेन्स, पर्वत भी थे, कुछ जगह पर जैसे हम पठार की बात करते हैं, प्लेट्यू, कुछ जगह मैदान थे प्लेन्स की। तो इस तरीके से थी संरचना। लेकिन जहाँ पर माउंटेन थे वहां पर ऐसा है कि जैसे हमने बात की थी कि एक ताप पतन दर जो कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सरफेस से टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर उन पर जो टेम्परेचर कम होने की वजह से या तो बर्फ गिरती है, ठीक है, या फिर ठंडी हवाएं चलती है, या नमी, मॉइस्चराइजर, जो वाटर वेपर, जलवाष्प जिसको कहते हैं, वो चीजें होती है। तो उनकी वजह से वहां पर पानी की उपस्थिति ज्यादा है। हमने बात की ताप पतन दर की कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना कम होता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। या फिर हम अगर ये कहें कि साहब अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। या इसको एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम मान लीजिए कि 165 मीटर ऊपर गए फिर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जितना आप धरातल के टच में रहेंगे तो सूर्य की किरणें उसके टकराकर और ऊष्मा, तापमान जो है वो पैदा करती है, जिसकी गर्मी की वजह से वहां पर टेम्परेचर अधिक रहता है। जैसे ही आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो ऊपर कोई धरातल नहीं है, उसको जो प्रकाश की जो किरण है, सनलाइट है, उसको कोई माध्यम नहीं मिलता है कि किसी से टकराकर और गर्म हो। ठीक है, तो इस वजह से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस तरीके से हमने बात की कि पानी जो आया अस्तित्व में वो मीथेन गैस के फलस्वरूप अर्थ के ऊपर आया। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो लिक्विड फॉर्म, देखिए जो पानी है, जो जल है, वो तीनों फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में भी है, गैसीय फॉर्म में भी है, और सॉलिड फॉर्म में भी है। ठीक है, ठोस, तरल, गैस, तीनों फॉर्म में ये हमें पाया जाता है। ठोस के रूप में हमें बर्फ, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हो, ठोस के ऊपर ग्लेशियर्स के रूप में हमें पाया जाता है, या आइस कैप जो इन टोपियां उनके रूप में पाया जाता है। हम दूसरा इसके अंदर बात करते हैं कि साहब ये लिक्विड फॉर्म में हमें महासागरों के रूप में, नदियों, झीलों, इसके रूप में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें गैस के रूप में जो हम वाटर वेपर की बात करते हैं, जलवाष्प, जो हमारे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर लगभग 3 से 4% मौजूद है। यानी कि अगर टोटल 100% मानते हैं हम एटमॉस्फेयर को, तो उसमें 3 से 4% क्या है, हमारा वाटर वेपर, जलवाष्प है। तो वो क्या है, वो गैस के फॉर्म में। तो जो पानी है वो लगभग हमारे पास तीनों फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उस पानी की हम चर्चा करते हैं कि साहब ये जो बर्फ के रूप में मिला ये कहाँ मिल रहा है, और जो लिक्विड के रूप में ये कहाँ मिल रहा है, और जो गैस के रूप में मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है। इन सब की हम इसके अंदर जो जल संसाधन इसके अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट है, समझने में आसान रहेगी, थ्योरेटिकल है, बस लोकेशन से आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर लोकेशन ध्यान है तो इस चैप्टर में से अगर आपके क्वेश्चन कहीं भी आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, आप इजीली उसको कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे चैप्टर की बात करते हैं कि
जो पानी है वो विभिन्न रूपों में मिलता है, प्रकृति है, नेचर इसमें क्या करता है, वो विभिन्न रूपों में मिलता है और वो सदैव गतिशील रहता है। गतिशील से मतलब यहाँ पर कि वो एक रनिंग फॉर्म में रहता है। रनिंग फॉर्म में जैसे हम बात करते हैं कि बर्फ की, हिम की, वो भी रनिंग है, लिक्विड फॉर्म में वो भी रनिंग है, और जो वाटर वेपर वो भी रनिंग है। रनिंग इसलिए कहा जाता है कि जब वाटर वेपर बन रही जल वाष्प तो स्थायी रूप से नहीं है, कभी ना कभी वो पिघलती है और फिर वापस उसी फॉर्म में जाती है। ऐसे हम बर्फ की बात करते हैं कि कभी ना कभी वो पिघलती है फिर वापस उसी फॉर्म में आती है। तो ये जो क्रियाएं चलती रहती है ये इसकी गतिशीलता, उसके रनिंग टाइम को बताती है। ठीक है। और उसके जो हमने बात करी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। स्ट्रक्चर से मतलब जैसे हमने बात किया कि आइस से वो लिक्विड फॉर्म में गई, लिक्विड से वो गैसीय फॉर्म में गई, फिर गैसीय फॉर्म से वो फिर जम गई, फिर आइस फॉर्म में। तो ये उसका क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। अब हम अर्थ के ऊपर जब बात करते हैं कि देखिए क्लाइमेट का सबसे बड़ा, इसमें जो हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्लाइमेट का रोल सबसे अहम होता है। अर्थ के ऊपर 3 क्लाइमेट, जैसा हमने शुरू में बात की थी, 3 क्लाइमेट पाए जाते हैं कि पहला है ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो उष्णकटिबंधीय गर्मी रहती है काफी। ठीक है। फिर हमने बात की थी टेम्परेट रीजन की जो कि शीतोष्ण कटिबंध है। फिर हमने जो सबसे ऊपर जो लेटीट्यूड्स है लगभग 60 से 90 डिग्री जो लेटीट्यूड्स की बात की थी, उसके अंदर जो है फ्रिज जोन है, यानी कि बर्फ जमी रहती है। ये सारा खेल क्या है कि जो सनलाइट है वो अर्थ के ऊपर कहीं पर सीधी पड़ती है, कहीं पर तिरछी पड़ती है। तो जहां पर सीधी पड़ती है वहां पर तो क्या है, गर्मी है, तो उसे हमने क्या कहा, ट्रॉपिकल जोन कहा। जहां पर तिरछी पड़ती है और थोड़ी कम मात्रा में जो हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, लाइट की प्राप्ति होती है, तो वहां पर क्या होता है कि गर्मी कम होती है, तो उसे हमने टेम्परेट रीजन कहा। फिर हम बात करें जहां पे बहुत कम पड़ रही है, बिल्कुल या पड़ ही नहीं रही है जो लाइट्स, तो वहां पर क्या है कि ऊष्मा नहीं मिली है, हीट नहीं मिलती है, तो हीट नहीं मिलने की वजह से वो एरिया पूरा जम जाता है, तो उसे हमने फ्रिज जोन कहा। तो जो हम वाटर की बात करते हैं, पानी की, ये अपने जो फॉर्मेट चेंज करता है, ये फॉर्मेट क्लाइमेट के आधार पर चेंज करता है। अगर जो क्लाइमेट है, अभी क्लाइमेट भी क्यों बनती है, जैसे हमने बात की थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स की जो हमने बात की थी, लैटिट्यूड्स हमेशा क्लाइमेट रीजन्स बनाते हैं। क्योंकि देखिए सूर्य जो है चमकता है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी वो उत्तरायणी में आता है, कभी दक्षिणायणी में आता है, यानी कभी मकर रेखा पर, कभी कर्क रेखा पर, वहां सीधा चमकता है। इसमें सबसे अहम रोल होता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, एक्सिस पर झुकी हुई है। उस झुकाव की वजह से ये ऊपर नीचे होता रहता है और उसी की वजह से ये हमारे जो है क्लाइमेट रीजन बनते हैं। ठीक है। ये चीज आई समझिए कि क्लाइमेट रीजन कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इन क्लाइमेट रीजन की वजह से ही जो हम बात करते हैं कि वाटर, इसके फॉर्मेट से चेंज होते रहते हैं। हमने बात की कि अर्थ के ऊपर 3 जो मंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल जो हम लैंड वाला भाग है, ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर, हमारे जल मंडल है। फिर हम बात करते हैं एटमोस्फियर जो हम जिसकी बात करते हैं हमारे जो क्लाइमेट ऊपर जो अर्थ से ऊपर है उसकी बात करते हैं, एटमोस्फियर। और जो हमारा स्थल मंडल उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे जो मंडल है सारे, ये चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए हैं और इन्हीं के अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती है पानी की। ठीक है। जल मंडल में आपको पता है कि वाटर मिलेगा ही मिलेगा, स्थल मंडल में नदियों झीलों के रूप मिलेगा, वायुमंडल में हमें वाटर वेपर के रूप में मिलता है। तो ये हमने ये सारी बातचीत करी इसके ठोस, द्रव, गैस, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैसीय फॉर्म की बात करी इसकी। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी पर जो है ना, अर्थ के ऊपर जो पानी है, उस पानी का 1% जो पानी है वो ही केवल जलीय चक्र में भाग लेता है। देखिए जलीय चक्र क्या है उसको समझिए। जो वाटर प्रोसेसिंग है उसको हम समझते हैं कि वो है क्या। एक्चुअल में जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो वाटर एक ऐसी चीज है जो लिक्विड फॉर्म से जो हम गैसीय फॉर्म में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्म होकर वो हवा के साथ ऊपर उठता है। तो इस वाटर साइकिल को समझिए कि है क्या, कि हवा कहीं पर गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर पानी गर्म होगा और वो हवा के साथ ऊपर उठेगा। संवहनी धाराएं जो कन्वेंशनल जो वो है करंट उसकी बात करते हैं, उसकी वजह से वो ऊपर उठता है। ठीक है। ऊपर उठने के बाद में वो धीरे धीरे ऊपर एटमोसफियर में, वायुमंडल में जाता है।
वायुमंडल में जाने के फलस्वरूप धीरे धीरे वो क्या है, टेम्परेचर को अपने को लूज करता है, यानी कि उसका टेम्परेचर गिरता जाता है, वो ठंडा ठंडा होता जाता है, पानी की बूंद के रूप में वो ऊपर रहता है। जैसे जैसे वो और ऊपर जाता है तो पानी की बूंदें धीरे धीरे बर्फ के कणों में जम जाती है। ये डिपेंड करता है एयर के जो इधर से उधर मूवमेंट पर। जब एयर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, फिर जब वो जो पानी की बूंद जो वाष्पीकृत हुई है, जो गर्म होकर ऊपर उठी है, वो वाष्पीकृत होने के बाद में ऊपर जाने के बाद में धीरे धीरे वो भारी हो जाती है, यानी कि उसका भार बढ़ जाता है, ठंडी हो जाती है। और जब वो अपना वजन नहीं झेल पाती है तो वो बरसात के रूप में वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो पानी का वाष्प के रूप में ऊपर जाना, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में, और फिर उसका ठंडा होकर वापस बरसना, फिर वो कई ठंडे प्रदेशों में बर्फ के रूप में जम जाती है, फिर पिघल के वो समुद्र में आती है, और फिर वो वापस जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। ये साइकिल चलता है। ये जो इस साइकिल को हम जो है, ये वाटर साइकिल कहलाता है, जलीय चक्र कहलाता है। और इस साइकिल में अर्थ तक केवल 1% जो पानी है वो ही मूवमेंट करता है। अर्थ के हम जल की बात करते हैं, इसके अंदर मैं दो तीन चीजें बताता हूँ कि आपको लगभग जो हम बात कर रहे थे 70% जो पानी है, ठीक है। अब उस 70% पानी की जो बात करते हैं उसमें 97.4% वेस्ट है, यानी कि लवणीय, जिसके अंदर बात करते हैं कि जिसके अंदर सोडियम मिला हुआ रहता है, यानी खारा पानी होता है, वो है, यानी कि समुद्रों का पानी 97.4%, यानी कि वो कोई काम का नहीं है हमारे लिए, वो केवल जो एक लवण के रूप में है, खारे पानी के रूप में है। अब हम बात करते हैं कि बाकी हमारे पास बचा कितना, केवल 2.6% जो पानी है वो हमारे पास शुद्ध रूप में है। 2.6% जो पानी है वो क्या है, वो हमारे पास शुद्ध रूप में है, यानी कि उसको हम यूज करते हैं। उसी के अंदर हमारी नदियां आती हैं, उसी के अंदर हमारी झीलें आती है, उसी के अंदर हमारे तालाब पौंड आते हैं, ठीक है, उसी के अंदर हमारी नहरें आती हैं। ये सारी एक्टिविटीज केवल 2.6% पानी के अंतर्गत होती है। तो ये तो हमने बात करी थी कि ओवरऑल कितना पानी शुद्ध है, कितना कैसा है। तो हमने 1% जो वाटर की बात करी थी वो हमारे जलीय चक्र में, यानी कि जो वाटर साइकिल है उसके उसका पार्ट है, उसमें भाग लेता है। वो हमने देखा कि वो कैसे काम में आता है, कि जो वेजिटेशन है उनके अंदर ही पानी है। जो हम बात करते हैं कि हमारी जो नेचुरल जो थिंग्स है उनके अंदर भी, सभी के अंदर पानी है। अर्थ के ऊपर नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, ओशंस के रूप में पानी है। तो ये पानी क्या होता है कि गर्मी के कारण अवशोषित होकर ऊपर उठता है, ऊपर जाकर फिर वापस से बारिश करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल में ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। एयर से लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सारे भी इसी के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जलीय चक्र को पूरा करते हैं, इसको हम जलीय चक्र बोलते हैं, ठीक है। पानी से वाष्प बनना, वाष्प से फिर वापस बारिश होना, फिर ठोस होना, फिर उसका लिक्विड होना, ये जो घूमता रहता सर्किल, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है, जलीय चक्र। यहाँ पर वर्ड है कि जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर। फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर क्या है, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर छोटे छोटे धूल के कण फैले हुए हैं, ठीक है। जब आप शाम का समय होता है, उस समय अगर, जिसको हम गोधूली वेला बोलते हैं, यानी कि शाम के समय जब गाँव में या आप शहरों में भी देखेंगे कभी, कि हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता है। धूल के छोटे छोटे कण उसके अंदर वायुमंडल के अंदर फैले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साफ नहीं दिखाई देता है। या फिर आप सर्दियों के समय में जब आप धूप को देखते हैं, किसी मान लीजिए रोशनदान से आ रही है, किसी खिड़की से धूप आ रही है, तो उस धूप में आपको छोटे छोटे कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये जो कण एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, हम देखिए जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ती है उन कणों को नहीं देख पाते हैं। हम नॉर्मली जब हम हवा में घूमते हैं तो वो कण हमारे आसपास ही, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विजिबल नहीं है। लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है सन की, तो उस लाइट पड़ने की वजह से वो हमें विजिबल होते हैं। तो ये होते हैं आपके छोटे छोटे धूल के कण जो पूरे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, ठीक है। अब इन धूल कणों की एक विशेषता है कि साहब ये स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। अब जो है हम बात करते हैं कि टेम्परेचर की, जो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हुआ। टेम्परेचर ज्यादा होने से जो पानी है वो गर्म होकर ऊपर उठा, ठीक है। गर्म होकर ऊपर उठा, ऊपर उठने के साथ साथ ये जो धूल के कण है ये इनके साथ उठता है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से पानी ऊपर उठेगा,
वाष्प के रूप में ऊपर तो उठता है, लेकिन वो किसके सहयोग से ऊपर उठता है? ये धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ उठता है। धूल का कण बिल्कुल सेंटर में होता है नाभिक के रूप में, उसके चारों तरफ पानी की बूंद होती है और फिर ये ऊपर उठते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर उठने के साथ जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, ये धूल का कण क्या है, उस पानी की बूंद जैसे वो ठंडी होती जाएगी उसका वजन सहन नहीं कर पाता है। यानी कि उस धूल के कण की बात करते हैं जो इसके सेंटर में है, वो सेंटर में है, उसको साथ लेकर ऊपर स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। लेकिन वो पानी की बूंद जैसी ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो उसके वजन को सहन नहीं कर पाता है और वो हमें बारिश के रूप में नीचे फिर वापस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था आपके जल वाष्प। तो जल वाष्प, वाटर वेपर, एक जो वर्ड आया है वो है इन धूल के कणों के चारों तरफ जो पानी की बूंदें रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। संघनन की बात करते हैं, वर्ड आया है आपका संघनन। तो संघनन का मतलब है कि कोई भी जो पानी है, जो पानी की बूंद है, वो जलवाष्प के रूप में ऊपर गई है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे वो क्या होती है? ठंडी होती है, और ठंडी होने के फलस्वरूप जब वो उसका वजन सहन नहीं कर पाता और वापस से अर्थ पर वापस आती है, तो उसे कहते हैं हम संग्रहण। यानी कि वो सैचुरेटेड हो जाती है, वो जो अपना जो वजन है वो नहीं सहन कर पाती है बूंद, और वो नीचे गिर जाती है, तो उसे हम कहते हैं संग्रहण होना। ठीक है, और इस संग्रहण की वजह से ही हम बात करें तो जो है वो वर्षा होती है। और वर्षा का जो हमें देखिए, पानी की जो हम कहते हैं ना 2.6% जो स्वच्छ जल है, ये स्वच्छ जल की जो प्राप्ति है हमें वर्षा के रूप में होती है। ये 2.6% जो पानी है, ये जब ऊपर जाता है, देखिए समुद्रों का पानी है वो भी वाष्पीकृत होता है। तो जब वो वाष्पीकृत होता है तो उसमें से पानी ही ऊपर जाता है, जो खनिज लवण है समुद्र के, वो समुद्र में ही रह जाते हैं। तो वो जो पानी जब ऊपर जाता है, तो वो पानी ऊपर जाने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके साथ क्रिया करता है और वो थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का, यानी कि एसिड फॉर्म में हो जाता है। कभी भी देखना आप, पानी का जो बारिश का जो पानी होता है, वो पानी जो है हल्का फुल्का खट्टा सा महसूस होता है। वो इसलिए होता है कि वो बिल्कुल नेचुरल है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वजह से वो इस रूप में जो विभिन्न गैसों के टच में आता है, उसकी वजह से ये एसिड फॉर्म में रहता है। और हम जो कहते हैं ना कि पानी के अंदर जो गंदगी होती है, जो काफी जैसे फ्लोराइड वगैरह और बहुत सारी समस्या होती है, वो समस्याएं बारिश के पानी में कभी भी नहीं होती है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि राजस्थान के बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और पूरे साल उसको पिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, न उसके कोई साइड इफेक्ट है। इसी वजह से इसी वजह से जो बारिश का पानी है वो फसलों के लिए एक अमृत के समान है। कि जो हम सिंचाई करते हैं, आजकल ये जो ट्रेंड भी है कि सिंचाई के लिए इस पानी को स्टोर किया जाता है। मान लीजिए कहीं बारिश होती है, उससे पहले एक बड़ा सा गड्ढा तैयार किया जाता है और उस गड्ढे में पानी को स्टोर किया जाता है। बारिश के पानी को, उस पानी को स्टोर करने के बाद में उसको हम खेती के काम में लेते हैं। तो वो हमारी जो फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, उनके काम आने वाली चीज है। वैसे ही मनुष्य भी, जो मानव है, वो भी इस पानी को आराम से पी के और आराम से रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2.6% जो स्वच्छ जल था, ये हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है बारिश के रूप में। और वही पानी देखिए नदियों के रूप में हमारे पास आता है। वही पानी देखिए जब बारिश होती है, मान लीजिए झील गर्मी से सूख गई है, तो बारिश होगी तो फिर वापस भर जाएगी, तो ये रिसाइकिल होता रहता है। ये जो 2.6 जो स्वच्छ वाटर है, ये इसलिए रिसाइकिल होता रहता है, और ये इसी वजह से एक स्टेबल कंडीशन में 2.6% थी। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि जैसे जैसे प्रदूषण का दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रदूषण के लेवल बढ़ने से ये पानी की मात्रा कम होती जा रही है। इसलिए कहा गया है कि जो ये रिसाइकिल ऑटोमेटिकली नेचर करती है, उसमें मनुष्य दखल अंदाजी कर रहा है। यानी कि जैसे उद्योगों का जो पानी है बहुत ज्यादा मात्रा में उन नदियों में जा रहा है, गंदगी फैला रहा है, या और किस रूप में एयर के अंदर हम ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो बारिश नहीं हो पा रही है। तो ये जो सारी समस्याएं क्रिएट होती है, ये सारी समस्याओं की वजह से ये 2.6 वाला जो रेशियो है, इस पे फर्क पड़ता है। और ये 2.6% वाला जो पानी का रेशियो है, ये अगर कम होता है तो नेचर में जो क्या है, उथल पुथल होती है, यानी कि पानी की कमी से हम जूझते हैं। और उस पानी की कमी से जूझने के कारण ये बाकी और बहुत सारी समस्याएं थी। एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का पानी, उसके बिना कोई भी कार्य हमारा हो नहीं सकता है। तो जब वो कार्य नहीं हो सकता पानी के बिना, तो हम उस वाटर को सेव करना जरूरी है, उसको पॉल्यूट होने से बचाना जरूरी है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आएगा ये पॉल्यूट होने का, ये सारी समस्याएं। फिर हम आगे चलते हैं।
ये हमने जो वर्ड्स थे, जो कुछ वर्ड्स जो आपके इसके अंदर थे कि उनको समझाने के पर्पज से था कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हमने बात करी कि अर्थ के ऊपर 2.6% जो पानी है वो आता है, ठीक है, वो स्वच्छ जल बारिश के रूप में। ये तो हमने जो हम लैंड के ऊपर के पार्ट की बात करी। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल पार्ट की। इंटरनल पार्ट का मतलब है कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर जब बारिश आएगी या पानी बहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो पानी केवल ऊपर ही रहेगा, ठीक है। उसको जो है हमारी जो भूमि है वो लैंड है उसको अवशोषित करेगी, उसके जो छोटे छोटे कण पानी को अवशोषित करेंगे और धीरे धीरे वो अवशोषित होते हुए एक से दूसरे कण, दूसरे तीसरे कण, इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा और वो कहाँ जाएगा, वो धरातल के अंदर जाएगा। जो हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर ऐसे ही बनता है। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, कोई झील है, उसके अंदर पानी भर गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि साहब वो झील में पानी कम नहीं होगा या पौंड में नहीं होगा, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है जो अर्थ के, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस पानी को धीरे धीरे अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के साथ साथ वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा पानी, और वो हमें फिर क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम कुआं खोदते हैं, ठीक है, हम ट्यूबवेल वगैरह करवाते हैं, तो ये क्या है, ये हम जमीन के अंदर से उस पानी को निकाल रहे हैं, ठीक है। पानी दो ही रूप में शुद्ध रहता है, या तो आप बारिश के रूप में पानी हो रहा है वो शुद्ध होता है, या फिर आप जमीन के अंदर जो पानी जा रहा है वो भी शुद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश का पानी हुआ, वो अर्थ के ऊपर गिरा और उसमें अशुद्धियां मिल गई, तो क्या हुआ, वो अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर वही पानी मान लीजिए कि अर्थ उसको अवशोषित कर रही है, उसका शोषण कर रही है, वो अंदर चला गया है, तो उसमें जो अर्थ में मौजूद मिनरल्स है, खनिज, वो मिल जाते हैं और वापस से उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। मिनरल्स के साथ एक्टिविटीज करके वो पानी क्या होता है, वापस से शुद्ध हो जाता है और पीने योग्य या एक अच्छी कंडीशन में हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं ट्यूबवेल का, कुएं का हम पानी इजीली पी लेते हैं। वो इसीलिए पी लेते हैं क्योंकि उसकी जो वेस्ट मटेरियल है वो तो वहीं रह जाता है, और जो एक वाटर है प्योर रूप में वो हमें अर्थ के अंदर से प्राप्त होता है। तो वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर की जो हम बात करते हैं, जो अंदर वाला जो वाटर है उसकी, तो वो ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, हम हमारा जो है हाइड्रोस्फीयर जलमंडल की बात करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये विभिन्न जो इसके रूप है, उन रूपों में क्या करता है, पानी इस धरातल पर है, किस किस रूप में है, वो द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, जलवाष्प वाटर वेपर फॉर्म में है, बर्फ यानी कि आइस के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, इन रूपों में रहता है। और कहाँ कहाँ रहता है, महासागरों में रहता है, नदियों में रहता है, झीलों, तालाबों या हिम आवरण जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र उन पर बर्फ जमी है उन क्षेत्रों में रहता है। उसके बाद हम जो भूमिगत बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर रहता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स है कि पानी कहाँ कहाँ मिलेगा। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि कितना परसेंट जो पानी है, मैं इंडिकेट करता हूँ आपको पॉइंटर से। ये देखिए 2.6% जो भाग है ये क्या है, ये जो है शुद्ध भाग है, यानी कि शुद्ध पानी है। जो 97.4% वो तो है समुद्रों में खारे पानी के रूप में, और ये 2.6% जो भाग है वो क्या है हमारे पास में, शुद्ध जल के रूप में है। अब इस शुद्ध जल का जो ये 2.6% पानी है, उसको भी हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें इसमें क्या है कि लगभग ये 2.6% का जो है वो 77.23%, 77.23% क्या है वो आइस जो है, जो कैप्स के रूप में, हिम टोपियों के रूप में। आइस कैप्स मतलब कि इतना परसेंट पानी, 77% पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर आपको पता है कि बर्फ ज्यादातर मात्रा में है, जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक महासागर है, वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं हम, साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वो बर्फ से जमा हुआ है। ज्यादातर जो पहाड़ है वो लगभग 5,000 6,000 मीटर से ऊपर है, तो उनके ऊपर है वो बर्फ जमी हुई है। तो वो क्या है, 77% किसके रूप में हमारे पास में, वो आइस कैप्स के रूप में है, ठीक है।
या हिमखंडों के रूप में है, ग्लेशियर्स जिसको बोलते हैं, या हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर्स की जो नदियां होती हैं उनकी बात करते हैं, वो उस रूप में है। अब इसका बचता है हमारे 22 पॉइंट जो 21% है, वो किस रूप में है? वो हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट के रूप में है, यानी कि ग्राउंड वाटर के रूप में है। यहाँ पर एक ये गलत लिखा गया है 41 किलोमीटर, जो कि 4 किलोमीटर। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, पानी के आंतरिक भाग की बात करते हैं पृथ्वी के, तो उसमें जो पानी है वो 4 किलोमीटर की गहराई तक ही मिलेगा। उसके बाद उसका स्वरूप चेंज होता है, केवल 4 किलोमीटर तक ही आपको पानी मिलेगा, क्योंकि हम जो मिट्टी मृदा की बात करते हैं वो उसकी लेयर्स आपको इतनी ही लेवल तक मिलेगी, फिर उसके बाद में फिर वहां से इसका लेवल खत्म हो जाता है, तो पानी भी इससे नहीं रह पा जाता, वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो ये 4 किलोमीटर की गहराई तक जो है 22.21% जो पानी है वो आपको मिलेगा। तो ये हमने डिवाइड किया शुद्ध जल को दो भागों में। एक तो था 77.23% भाग जो आपके जो बर्फ के रूप में, जो आइस के रूप में है, जो आइस कैप्स हुआ, ग्लेशियर्स हुआ या नदियां हुई उसके रूप में। और जो 22.21% है वो आपके स्वच्छ जल जो है नदियों के रूप में या अंडरग्राउंड वाटर है उसके रूप में, झीलों के रूप में, उस रूप में है। ठीक है। ये फिर इसमें आगे है कि जो पानी का जो अधिकांश भाग है 97.39 ये लवणीय रूप में सागरों में वितरित है। ये अभी हमने बात करी कि लवणीय के रूप में है, सागरों में वितरित और फैला हुआ है, जबकि स्वच्छ जल क्या है, बहुत कम मात्रा में है। ये हमने जो थी हमारी जो क्लास थी इसकी हमने इसकी एक रूपरेखा तैयार करी, यानी कि हमने जो वाटर रिसोर्स थी उसके बारे में एक जनरल बातचीत करी। तो वाटर रिसोर्स के बारे में आपको ये जनरल बातचीत देखने को मिली। इसके बाद हम जो अब आगे जो चर्चा करेंगे उसमें हमारे एक एक सेगमेंट लेंगे कि साहब हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं। जैसे हम रिवर्स की, नदियों की बात करेंगे, हम झीलों की बात करेंगे, हम ओशंस की बात करेंगे, हमारी नहरें हैं, कौन सी नहरें कहाँ हैं उसकी बात करेंगे। ये सारा आएगा और लास्ट में फिर आपके इस टॉपिक के एंड में आएगा कि हम इनका जो उपयोग है वो किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे करते हैं। ये इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारी कल की क्लास में। आज हम जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो किया था, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी की बात कल करेंगे। अभी